अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, हमारी मईशत के जिस पर यकीनन पिछले एक साल में बहुत से सवालात उठे, हर किसी को ये इस बात की फ़िक्र है, परेशानी है कि हमारा ये मुआशी बहरान कब ख़त्म होगा, कब ये मसला टलेगा। चाहे कोई ताजिर है या एक आम आदमी है जिसने रोज़मर्रा की रूटीन में जाकर बाज़ार से कुछ ना कुछ ख़रीदना होता है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। फिर हर मामले में ये कहा जाता है कि जी जब महंगाई हो रही है या पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीज़ल महंगा हो रहा है, दीगर कमोडिटीज़ महंगी हो रही हैं, तो इसका ताल्लुक डॉलर के साथ है, फॉरेन करेंसी के साथ है। और डॉलर रेट चूँकि बढ़ता चला जा रहा है कि 2022 अप्रैल तक रेट क्या था और अब तकरीबन ये 300 प्लस पर है। मैं एग्जैक्ट इस वजह से कोट नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज हुकूमत वक्त की तरफ से जो कहा जाता है, जो रेट बताया जाता है, जब बाज़ार में कोई जाकर मालूम करता है तो पता चलता है कि डॉलर रेट बहुत ज़्यादा है। फिर उसमें डिप भी आया। जब डिप आता है तो हर कोई इस पर मुतमईन होता है, खुश होता है और उम्मीद करता है कि इसमें मज़ीद कमी आएगी। लेकिन फिर वो चंद दिन की खुशी होती है और दोबारा से ही वापस जिस पॉइंट पर पहले होता है, जिस रेट पर पहले पहुंचा हुआ होता है, उसी रेट पर दोबारा मिलना शुरू हो जाता है। हमारा जो ये पावर का इशू है और हमारा जो ये बिजली प्रोड्यूस हम करते चले आ रहे हैं, इस पर हमेशा शॉर्टफॉल का इशू रहा है। अब गर्मियाँ हैं, गर्मियों में यकीनन जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ जाती है तो उतनी चूँकि प्रोड्यूस नहीं हो रही होती तो फिर लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। शहरी इलाकों में होता है, देहातों में और भी ज़्यादा होता है। और गुज़श्ता साल हमने देखा और इससे पहले कोविड के दिनों में हमारी ताजिर बरादरी ने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा, बड़ी मुश्किल से सर्वाइव किया। कुछ लोग तो पैकअप करके छोड़ कर चले गए, कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने बड़ी मुश्किल से उस वक्त को गुजारा और फिर उसके बाद इस उम्मीद पर चलते रहे कि आगे हालात बेहतर होंगे। हालात बेहतर हुए, लेकिन बेहतर होने के बाद फिर नए तरह के मसाइल सामने आ गए। जैसा कि अगर आप पंजाब की बात करें तो स्मॉग की वजह से एक पाबंदी लगा दी गई कि जी इतने वक्त तक आप कारोबार कर सकते हैं, टाइम बार्ड उसे कर दिया गया। फिर उस मसले में से निकले हैं तो अब ये चूँकि पावर का शॉर्टफॉल है तो इस शॉर्टफॉल की वजह से ये कह दिया गया है कि जी बाज़ार जल्दी बंद कर दिए जाएँ। वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से मिसाल दी जाती है, कहा जाता है कि अगर आप इंटरनेशनली देखें तो वहाँ पर भी एक टाइमिंग है, उस टाइमिंग को सब फॉलो करते हैं, टाइम से बाज़ार खुलते हैं, टाइम से बाज़ार बंद हो जाते हैं। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि हम टाइम से बाज़ार नहीं खोल सकते और जो वक्त दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से उस पर बंद नहीं किए जा सकते। इस पूरे सिनेरियो में कि जहाँ पर हमारी ताजिर बरादरी सफ़र करती है और कोशिश करती है कि किसी न किसी तरह से एक्सटेंडेड टाइम मिल जाए कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना नुकसान पूरा कर सकें। और फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर आप पावर शॉर्टफॉल पे बात करते हैं तो पावर सेक्टर, एक तो उनके जो बिजली के मीटर्स हैं वो कमर्शियल मीटर्स होते हैं और पीक टाइम पर शाम के बाद से उनको रेट भी ज़्यादा चार्ज हो रहा होता है। वो ज़्यादा महंगी बिजली लेते हैं, उसका बिल भी पे करते हैं। तो इसको मैनेज करने का कोई और तरीक़ाकार निकालना चाहिए, ना कि ये कि आप ताजिरों को ये कहें कि जी आप इतने बजे तक कारोबार कर सकते हैं और उसके बाद आपको बंद करना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम में जब हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, प्रोग्राम के आगाज़ में हमें ज्वाइन किया है मलिक बोस्तान साहब ने, चेयरमैन एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया अतीक मीर साहब ने, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब फॉर टेकिंग टाइम आउट और आज के प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मलिक बोस्तान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। जनाब ये बताइएगा, ये डॉलर्स का ऊपर रेट का ऊपर जाना, नीचे आना, फिर जब कम होता है तो उसका सेहरा आपको दिया जाता है, ये किस तरीके से कम हो जाता है और किस तरीके से फिर रातों रात बढ़ भी जाता है? रातों रात कम होता है, रातों रात बढ़ जाता है? देखिए हमने IMF के कहने पे अपने रुपए को डिमांड और सप्लाई पे फ्लोट कर दिया है। तो इसमें जब डिमांड आती है तो वो रेट बढ़ता है, जब डिमांड खत्म होती है तो गिर जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये पिछला आप देखें, पिछले एक साल में जैसे आपने कहा डॉलर का रेट 185 से बढ़ते बढ़ते 320 तक गया था। और फिर हमने साहब डार साहब से मेरी बात हुई, क्रेडिट कार्ड की जो ऑनलाइन शॉपिंग के बहुत ज्यादा हो रही थी तो उन्होंने कम किया तो डॉलर का रेट 300 आ गया और अभी 290 और 300 के दरमियान में चल रहा है। और यूं ही IMF की आप देखेंगे प्रोग्राम अवेल होगा तो ये डॉलर फौरी तौर पे 285 तक जाएगा, पहला जो इसका टारगेट है। और ये असल मसला ये है कि हमारे हालात इतने नाखिस्ता हो चुके हैं, इन हालात में रुपए को हमने यानी कि डॉलर को रोका हुआ है। ये बड़ी यानी कि बड़ी बात है, वरना जिस तरह की खबरें चल रही हैं अभी अल्लाह का शुक्र है चाइना ने $1 बिलियन दे दिए। और सबसे अच्छी खबर ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जो वो इजलास किया और उन्होंने वादा किया कि IMF जितनी भी शरायत मानेंगे और इस प्रोग्राम को अवेल करेंगे। ये बड़ी अक्लमंदी है और बड़े तदब्बर का काम किया उन्होंने। इस वक्त पाकिस्तान के लिए IMF को ज्वाइन करना यानी बहुत ही जरूरी है। पाकिस्तान वेंटिलेटर पे और यही ऑक्सीजन हमें मिलेगी पाकिस्तान की माशी
तरक्की का रास्ता खुलेगा। तो उसके साथ 23 अरब डॉलर वापस दें, खाली 1 अरब 10 करोड़ डॉलर दीजिए। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। डार साहब ने जब कल बयान परसों आ रहा था तो उससे तो थोड़ा सा ये महसूस हो रहा था कि शायद ये आप लेने ही नहीं चाहते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये अच्छा फैसला किया और अल्लाह करे ये हो जाए, तो अभी हम लोग करते हैं। तो ये बताइएगा मलिक बोस्तान साहब, आपने चाइना की बात की, जो 1 अरब डॉलर चाइना की तरफ से आए, इस पर कितना फर्क पड़ेगा? क्या हम ये इस तरह अगर चाइना या सऊदीया हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनसे हमें इस तरह से अगर लोन मिलता रहेगा तो क्या उससे कम नहीं आ सकता? क्या सिर्फ IMF पे ही होगा कि IMF की तरफ से आएगी, लोन आएगा, रकम आएगी तो ही नीचे जाएगा? ये देखो इंटरनेशनल लॉ है कि IMF जिस प्रोग्राम जो कंट्री होता है अवेल उसके प्रोग्राम में शामिल, तो उसको तमाम जितने भी वर्ल्ड बैंक है, एशिया तरक्याती बैंक है, इस्लामी बैंक है, या जितने भी उसके मेंबर है, वो उस वक्त तक उसको ग्रीन सिग्नल के बगैर वो देते नहीं है। इसी वजह से सब ने वादा की हो 23 अरब डॉलर का, लेकिन शर्त यही रखी कि IMF को आप ग्रीन सिग्नल होगा तो हम देंगे। इसलिए पाकिस्तान के लिए जरूरी हो गए, इसलिए वरना अगर ये प्रोग्राम में ना होते तो फिर इसकी जरूरत नहीं थी। तो अब इसी वजह से इसको अहमियत दी जा रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि ये इंशाल्लाह अवेल कर लेंगे। और ये सिर्फ डॉलर की हद तक है कि नीचे आ रहा है या दीगर करेंसीज भी हैं? देखो पूरी देखो रुपया आपका डिवैल्यू होता है, रुपया जब गिरता है तो सब करेंसी जो है वो उसके मुकाबले में बढ़ जाती है, तो जितनी भी उससे वाबस्ता करेंसी होती हैं। तो ये पाकिस्तान को इस वक्त हालात देखे ना, आप 4 अरब डॉलर पे 3 थे, अब 1 अरब डॉलर आए तो 4 हो गए। तो इन हालात में और ऊपर लॉ एंड ऑर्डर का मसला आपके सामने, सियासी मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये हालात बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। देखें मैशियत का दरवाजा सियासत से होके आता है, तो इस वक्त अगर माशी पैकेज की पाकिस्तान के सख्त माशी में तो हो जाता है, पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल आएगा। ठीक, अभी आप कह रहे हैं मलिक बोस्तान साहब कि 303 पर मिल रहा है डॉलर, ऐसे ही? नहीं 295 में मिल रहा है अभी, और 292 में खरीदारी हो रही है। वो भी हाजियों की फ्लाइटें हैं और इंशाल्लाह ये 20 तारीख को आखिरी फ्लाइट जा रही है। 5 से 6 मिलियन डेली रियाल जो है वो ले रहे हैं, कुछ डॉलर लेते हैं, 2 मिलियन डॉलर। तो ये उनकी बड़ी डिमांड है। जो ये डिमांड खत्म होगी उसके बाद आप देखेंगे आज फ्लाइटें बंद होगी, फिर लोग आना शुरू हो जाएगी, कुर्बानी के पैसे आएंगे, रेमिटेंस बढ़ेगी। तो अगले महीने में उम्मीद थी जो उन तक प्रोग्राम अगर अवेल हो जाते थे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी जो डायमंड कार्ड इंट्रोड्यूस कराया वो ये बहुत दरीना मुतालबा था उस पाकिस्तानियों का, और ये बड़े बेनिफिट उन्होंने दिए इसमें सबसे बड़े बेनिफिट। लेकिन ये जो आप 295 बता रहे हैं, जब बाजार में कोई लेने के लिए जाता है तो वो कहते हैं कि जी मिलता ही नहीं है, लोग तो 315 की बातें करते हैं। कोई ऐसी कंप्लेन नहीं हमारे पास, हमने अब कोई ऐसी जगह पे कंप्लेंट उनको नहीं मिलता जो होल्डिंग करना चाहते हैं, जब उसमें इन्वेस्टमेंट करने, लेकिन ट्रैवलर को, एजुकेशन को, हेल्थ को, हर बंदे को मिल रहा है। और वो भी हमने एक लिमिट रखी हुई है, 2000 डॉलर तक तो किसी को इनकार है ही नहीं, लेकिन जो ज्यादा लेना चाहते हैं ज्यादा 10,000 डॉलर देने से ज्यादा स्टेट बैंक में पाबंदी लगा नहीं। लेकिन लोग क्या ये दुरुस्त नहीं है पाकिस्तान से बाहर जाने वालों को तो पर इंडिविजुअल यानी कि हर शख्स को 5,000 डॉलर तक लेकर जाने की इजाजत? 5,000 डॉलर तक लोअर टिकट पासपोर्ट दिखाते हैं तो उसको हम देते हैं, आप 1900 डॉलर हर बंदे लेके जा रहे हैं। अच्छा, और अगर यानी कि 295 पे अगर कोई इस तरह से करेगा तो 295 पे मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिल रहे हैं। और अगर नहीं किसी को मिलेगा तो क्या किसको शिकायत पहुंचाएं लोग? मुझे पहुंचाए, हमने हर जगह अपने काउंटर भी बनाए हुए हैं और हर शहर में हमारे काउंटर है फायर एक्सप्रेशन पाकिस्तान शहर में। ठीक है, हमने हर जगह। लेकिन वो ये कहकर भी तो टाल देते हैं कि जी है ही नहीं, जी दे तो दें पर है ही नहीं। ऐसा होता नहीं है। अभी पहले पिछले दिनों ये शिकायत थी, जिन दिनों में हमने कैप लगाया हुआ था और उसमें हम लोग कैप की वजह से हटाने की वजह ये थी हर बंदे को मिले, क्योंकि ब्लैक मार्केट वजूद में आ चुकी थी। ब्लैक मार्केट को खात्मे के लिए अभी अपनी स्टेप उठाया और उसका शुक्र है। अब कोई ऐसी कंप्लेन नहीं, कोई बंदा कहे उसको डॉलर नहीं मिले, कोई एक आध कोई इसके पास वाकई उस बाकायदा हम चेक करते हैं, स्टेट बैंक भी चेक करते हैं, उसके अगर स्टॉक में डॉलर पड़े हैं तो वो अगर नहीं देता तो उसको बुलंदी लगती है और उसके पास सस्पेंड भी कर देते हैं। कई कंपनी को सस्पेंड भी किए गए। तो हर जगह पे ब्लैक शीप तो होती है बात होगा, लेकिन आप हमारा क्यों उम्मीदें सब तोड़ जाएंगी जब डॉलर का रेट गिरेगा। तो अभी गिर ही रहे, बढ़ नहीं रहा। पिछले दिनों जिस तरह दौड़ लग रही थी 285 से बढ़ते बढ़ते 315 तक गए, तो यहाँ तक भी इंशाल्लाह हम ले आएंगे इसको 290 तक मिले। हमारा टारगेट है इंटर बैंक और फ्री मार्केट का रेट नैरो हो जाए। ठीक है, उसमें अल्लाह का शुक्र हम कामयाब हो गए। ठीक जी, बात को आगे बढ़ाते हुए अतीक मीर साहब आपकी तरफ आते हैं। ताजरों के जैसे कि मैंने प्रोग्राम की इब्तिदाई में बताया कि पिछले 2-3 सालों में मसाइल ही मसाइल रहे हैं। मसाइल तो खैर पहले भी रहे हैं, लेकिन ये पिछले 2-3 साल तो और भी ज़्यादा मुश्किल थे ना। कोविड का पीरियड था, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए अब ये जो बिजली ना होने की वजह से बिजली बचाने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन के नाम पर जो अहकाम जारी हुए हैं, इस पर क्या अमल दरामद होगा ताजरों की तरफ से? अतीक मीर साहब
देखिए, बगैर सोचे समझे जब भी कभी कोई पॉलिसी सामने आती है, स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर, हकायक को समझे बगैर, तो उसका ये असर होता है जो ये मौजूदा हुकूमत ने भी वही काम किया कि पाबंदी 8 बजे तक की पाबंदी लगा। माजी में भी ऐसे फैसले हुए, लेकिन वो तमाम तर नाकाबिले अमल रहे, कोई भी कामयाब नहीं हुआ, नाकामी का शिकार हुए, जिसका सबब यही था कि वो ऐसे हालात में फैसले सामने आए कि जब दिन के औकात में लोड शेडिंग है और सख्त गर्मी है, खरीदार 3 बजे 4 बजे घरों से निकलता है और उसके बाद 8 बजे दुकानें बंद करने का ऐलान हुकूमती तौर पर कर दिया जाता है। ये सबब है कि ये काबिल अमल नहीं रहता। देखिए, ताजिरों के लिए जो पहली तरजीह है वो रोजगार है। मार्केटों में दिन भर सन्नाटे देखिए, लोगों के घरों में लाइट नहीं होती तो घरों से नहीं निकलते, इस तरह मार्केटों में लाइट नहीं होती तो मार्केटों से लोग निकल जाते। तो ये इससे बिजली बचत का कोई कहीं तस्वुर वैसे भी नजर नहीं आता। ठीक, अतीक मीर साहब, कुछ कनेक्टिविटी का भी इशू है। आपकी वीडियो जो है वो स्टक हो रही है और ऑडियो भी। मैं एक वक्फा लेता हूं जी, वक्फे के बाद अतीक मीर साहब वक्फे के बाद वापस लौट कर आऊंगा, तो मैं यहीं से बात को आगे बढ़ाऊंगा। जो आपने हिस्सा मांगने की बात की है या हिस्सा मिल जाता है, उस पर आपने जो बात की है, इसी से मुतालिक एक सवाल है, बड़ा आम सवाल है, जो मैं आपसे पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद, और मलिक बोस्तान साहब, चेयरमैन एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। और अब से कुछ देर के बाद हमारे साथ चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर साहब भी होंगे, जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान EU फेडरेशन यूरोप के, और उनसे हम बात करेंगे। और कुछ जहाँ जो यूरोप में पाकिस्तानी रहते हैं, जिनके बारे में अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक बयान दिया था, उस पर बात करेंगे। एक गिरफ्तारी हुई जिसके कल के प्रोग्राम में भी मुख्तसरन जिक्र हुआ, उस पर भी बात करेंगे। और जो हमारा GSP+ स्टेटस है, उस पर भी हम परवेज़ इकबाल लोसर साहब से बात करेंगे। सबसे पहले अतीक मीर साहब, जो वक्फे से पहले आपसे बात हो रही थी, उसमें आपने कहा कि जी हिस्सा पहुंच जाता है जिसको जो चाहिए होता है, और लिहाजा फिर इस तरह से काम चलता रहता है। क्या ताजरों से भी हिस्सा मांगा जाता है कि आप अपना हिस्सा दे दें, और अगर आप अपना हिस्सा दे देंगे तो आपने जो ये टाइम की एक पाबंदी है, इसको अगर आपने पार करना है, या अगर आप चाहते हैं ये पाबंदी ख़त्म हो जाए तो इतना आप हिस्सा दे दें सारे ताजर मिलके, तो आपके लिए ज़रा मामलात को रिलैक्स कर दिया जाएगा? देखिए, जब कोरोना की बंदिशें थी, मार्केटें बंद करने से मुतालिक, जब कभी भी वक्त को महदूद किया जाता है कारोबार बंद करने के लिए, तो पुलिस और इंतजामिया, इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा उस वक्त शुरू हो जाता है जब मार्केट बंद होने का वक्त होता है, तो दुकानदारों से, मार्केटों से पैसा वसूल करते हैं। ये दरअसल मैं तो समझता हूँ कि चाहे टैक्सेशन डिपार्टमेंट हो, इंतजामिया हो, पुलिस हो, कुछ कवानीन या कुछ बंदिशें या कुछ इक़दामात वो गिफ्ट साबित होते हैं उन लोगों के लिए जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस पर कदगन वो लगाएं या इसकी रोकथाम करें। तो ये बदगुमानी, तो अब मैं समझता हूँ कि अब इस पर बात करना ऐसा ही है जैसे हम कोयले की गोदाम में बैठे हैं और हम कालक से बचने की बात करें। इस वक्त पूरा माशरा मिनासुल कौम में देख रहा हूँ कि करप्शन ही करप्शन है, चाहे वो सियासत हो, इंतखाबात हो। मैं यहाँ पर मलिक बोस्तान साहब की तरफ जाते हुए अतीक मीर साहब, उनसे एक मलिक बोस्तान साहब, जो इसहाक डार साहब अक्सर ये कहते हैं कि जी मार्केट जो असल वैल्यू है वो कुछ और है, जो असल रेट होगा डॉलर की बात करते हुए वो कुछ और है। वो जो बात करते हैं कि जी असल रेट कुछ और है, वो असल रेट क्या है? वो क्या यही है 295 या वो 285 जो अभी फिगर आपने कुछ देर पहले कही, या इससे भी कम है? मलिक बोस्तान साहब, मलिक बोस्तान साहब, आप तक आवाज़ जा रही है जी मेरी? बराए मेहरबानी जी, मलिक बोस्तान साहब ने शायद हमें होल्ड पे डाल के कहीं पे डॉलर्स का कोई इंतजाम कर रहे होंगे, हमने तो अभी मांगे भी नहीं है। मलिक बोस्तान साहब चेक करें जी, उनसे बात हो सकती है या नहीं हो सकती? जी चलें, दोबारा रब्ता करें जी। इतने में हम जी परवेज़ इकबाल लोसर साहब से भी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चेयरमैन हैं EU पाकिस्तान फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप के,
और जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ने पिछले दिन फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये कहा कि जी ये पाकिस्तान आते हैं सिर्फ़ अगर कोई बुज़ुर्ग की वफ़ात हो जाए उनकी तदफीन के लिए आते हैं, आके जायदादें वगैरह बेच के फिर निकल जाते हैं। या कई मरतबा तो ये भी नहीं होता कि वहीं से ही जस्द खाकी रवाना कर देते हैं और ख़ुद आते भी नहीं हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी उनको शर्म आनी चाहिए। तो चौधरी परवेज़ इकबाल लोसे साहब, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों की क्या आप नहीं समझते कि इससे दिल आज़ारी हुई है कि सिर्फ़ इसलिए कि वो हुकूमत वक्त PMLN को वोट नहीं देते, उनके वोटर सपोर्टर नहीं हैं, तो उनके बारे में इस तरह के जुमले कहे जाएं? देखिए, थैंक यू, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ख्वाजा साहब के ये अल्फाज जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छे लफ्ज़ भी नहीं थे और इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। देखें, जो हमारे बाओजदाद यहाँ 60 में आए, उनकी दूसरी पहली जनरेशन आगे गई और अपने वालदैन का, बहन भाइयों का, ख्वाजा साहब को सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपका भी कोई प्रदेश में हो तो उसकी जब यहाँ वफात हो जाए तो बॉडी पाकिस्तान लाना या लाने में जो दुश्वारियाँ होती हैं, खुदारा ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल ना किए जाएं और ये कहा जाए कि ये लोग जो हैं ये कुछ जो कनाडा में, यूरोप में, या उन्होंने एक तरफ ये ओवरसीज पाकिस्तानियों में भी एक तकसीम कर दी है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो अरब में रहते हैं या मगरब में रहते हैं, इनमें कोई डिफरेंस है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो अपना मुल्क छोड़ता है वो परदेसी है, चाहे वो अफगानिस्तान में है, ईरान में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, अफ्रीका में है, अरब कंट्रियों में है। और एक वज़ीर दिफा का हाउस ऑफ द फ्लोर पे इतना बड़ा जो मैसेज है, ठीक है, अभी ये 9 मई के वाक़यात के बाद यूरोप में, अमेरिका में कुछ लोग जो कि ये मैं समझता हूँ कि जिन्होंने अपनी वतन माँ के साथ नाइंसाफी की या ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि जिनकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और साथ ख्वाजा साहब के बयान की भी मजम्मत करते हैं। अगर 8-9 मई को जो वाक़या पाकिस्तान में हुआ, हर ज़ी-शूर पाकिस्तानी, चाहे वो मुल्क के अंदर है चाहे वो मुल्क के बाहर है, वो इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और ओपनली करते हैं। लेकिन कुछ जो वो कह रहे हैं, मैं ये लफ्ज़ हमेशा कहता हूँ, जो ये समझते हैं कि मुल्क के ऊपर जो चीज़ें हैं, मुल्क कुर्बान किए जा सकते हैं चीज़ों के या इंसानों के ऊपर या पार्टियों के ऊपर, उनकी भी ये जो सोच है ये गलत है। इसकी हम मजम्मत करते हैं और इसका हमें जैसे अभी पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर वो लोग जो ऐसे वाक़यात में मुलव्वस हैं या सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उनका हमें मुआसरा करना है और उनको जहां जहां हैं उनको वहां के कानून के मुताबिक और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कानून के मुताबिक पनिश होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। ना कि हम फ्लोर ऑफ द हाउस बैठकर बात कुछ कहना तो और चाहते हैं। शायद ख्वाजा साहब के पास कोई लफ्ज नहीं थे और उन्होंने डायरेक्ट ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल आजारी की, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब को ओवरसीज पाकिस्तानियों से माजरत करनी चाहिए और ये अपने लफ्ज वापस लेने चाहिए, क्योंकि ये कोई अच्छे लफ्ज नहीं है कि अपने वालदैन की या बहन भाइयों की बॉडी को दफन करने के लिए मय्यत पाकिस्तान ले जाते हैं। ख्वाजा साहब, ये हमारी वतन माँ है और हम उस मट्टी के रखवाले हैं, चाहे हम यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, अरब में हैं, जहां जहां हम हैं, हम उस मट्टी के महफूज हैं और आप लोगों से ज्यादा महफूज हैं। और हम अपने अदारों के साथ, अपनी फौज के साथ खड़े हैं। आप लोग तो जब गवर्नमेंट में होते हैं तो अपने अदारे और फौज के साथ खड़े होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा अपने मुल्क के साथ, अपने अदारों के साथ, ना तो हमें किसी गवर्नमेंट का कोई लालच है ना कोई खतरा है। और यहाँ से हम जो रेमिटेंस भेजते हैं वो अपनी फैमिलियों को भेजते हैं और उससे मेरे और आपके, हमारे मुल्क को भी फायदा होता है। लेकिन ऐसे लफ्ज जो आपने कहे हैं ये काबिल मजम्मत है, इनकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लोसी साहब, एक हम वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो यहीं से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मलिक बोस्तान साहब से अब हमारा राब्ता बहाल हो गया है। मलिक बोस्तान साहब, पहले आपसे एक सवाल पूछा तो उस वक्त आपने हमें होल्ड पे डाल दिया था। ये बताइए कि इसहाक डार साहब फरमाते हैं कि मार्केट का जो असल रेट है, जो असल वैल्यू है इन कंपैरिजन टू डॉलर, वो कुछ और है। तो वो असल वैल्यू क्या है? कभी कहते हैं कि जिस तरह शुरू में जब आए थे इसहाक डार साहब सन 2022 के एंड पे, तो उस वक्त उन्होंने कहा जी मार्केट में कुछ और है, उसकी असल वैल्यू उस पर वो ले आएंगे। अब असल वैल्यू क्या है? 285 जो आपने आज कहा है, 295 है या इससे कम है? वो इससे कम है। चलो मैं या इसहाक डार साहब बोलेंगे तो कह सकते हैं कि हम गलत कह रहे हैं शायद, लेकिन ब्लूमबर्ग जैसा इदारा कह रहा है कि पाकिस्तान का रुपया बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू है, 245 रुपये उसकी हकीकी वैल्यू है। ये जो इसने गिरना था गिर चुका, अब इसको मजीद गुंजाइश नहीं है। और उन्होंने कहा ये रीजन में आप देखें इंडिया का रुपया 82 है, बांग्लादेश का 95 है और तो और अफगानिस्तान का 86 है। तो हमने बेचारे ने, हम लोगों ने क्या गुनाह किया? हम लोग खुद गुनाहगार हैं रुपये को गिराने में। तो हम अपने रुपये की कदर ही नहीं करना चाहते। जो कौम अपने रुपये को गिराएगी तो दुनिया की नजरों में भी गिर जाएगी। यही हमारा हाल है। आज हमें कुछ पूछने को तैयार नहीं। हमारे लोग डॉलर के अलावा कोई सोच, दिन में गाली देते हैं अमेरिका को, रात को डॉलर खरीदने आ जाते हैं। तो ये तो हमारी हालत है। हमें तो डॉलर का बाइकाट करना चाहिए, जैसे तुर्की ने किया और एक दिन में $1 अरब लोगों ने वापस कर दिया। ये होती है कौम की जज्बा। और आज अभी तक $120 अरब इकट्ठे भी कर सके। हम सिर्फ बातें करते हैं, बाकी सारी तो आपको ईद के बाद कहाँ पर नजर आ रहा है डॉलर, रियाल, दिरहम, पाउंड? देखो जी, इस वक्त जो मेरे हिसाब से इस वक्त IMF ने हमें तिगनी का नाज नचाया हुआ हुकूमत को, और डार साहब तो तंग आके कह बैठे हैं कि अभी हम IMF की जरूरत नहीं, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई किया, क्योंकि इन हालात में जज्बाती नहीं होना। तो अगर IMF को प्रोग्राम होता है उसके बगैर, हम मैंने जैसे पहले बताया $23 अरब जुड़े हुए थे, तो बहुत ज्यादा गिरेगा। अगर फर्ज किया 1% नहीं होता, अगले 24 जायजे में 30 दिन के बाद 23 जायजा आपका खत्म हो जाएगा, फिर 24 शुरू हो जाएगा। चौधरी परवेज इकबाल लोसर साहब, जो अभी आपने ख्वाजा आसिफ साहब की बात की कि जी ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा वो नामुनासिब था, उनको उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, और आपने उसकी उस बयान की मजम्मत भी की। दूसरी तरफ एक ऑफ़र की गई है तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि जी आप रेमिटेंसेस भेजें तो आपको पासपोर्ट पे भी खुसूसी आपके साथ बर्ताव किया जाएगा, एम्बेसीज़ में भी कुछ ऐसा ही होगा, आपके लिए अलग से काउंटर्स होंगे। फिर अगर आप यहाँ पे बैंकिंग चैनल के ज़रिए पैसा भिजवा कर प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपके ऊपर टैक्सेस भी नहीं होंगे। तो क्या इसको एक्सेप्ट किया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने या मुस्तरद कर दिया है? क्योंकि वो कहते हैं जी हमारे वोट तो मानते नहीं हैं, हमें कहते हैं रेमिटेंसेस भेजो। देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये वोट का हक भी ना दें, ये हमें एम्बेसी में लहदा काउंटर भी ना दें, ये एयरपोर्ट पे हमारा VVIP का प्रोटोकॉल भी ना दें, ये लहदा हमें पासपोर्ट भी ना दें, ये सिर्फ हमें इज्जत दें। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, ये जो हम रेमिटेंस भेज रहे हैं, हम अपनी फैमिलियों को, अपने ख़ानदानों को मदद करने के लिए भेजते हैं, और उसके साथ हमारे मुल्क को, वतन अजीज को भी फ़ायदा होता है। अभी अगर हम ये कहें कि हमने किसी के बयान के खिलाफ या किसी के कहने पे कोई ये कहेगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना पैसा बाहर से भेजना बंद कर दें या ओवरसीज़ पाकिस्तानी रेमिटेंस बंद कर दें, ये अहम की जन्नत में रहते हैं। इनको ये पता नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो घर से निकला था उसका एक मकसद था, अपनी कुर्बानी देकर, अपनी मेहनत मजदूरी दियारे गैर में करके अपने खानदान को, अपने बच्चों को, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है, खानदान की अच्छी जिंदगी बनाना है, और इसके साथ हमारे मुल्क को भी बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। परवेज इकबाल लोसी साहब, एक सवाल मेरे ज़हन में आया है कि आपसे मेरी जब भी बात हुई आपने बताया कि आपकी तरफ से क्या क्या कोशिशें की जा रही होती हैं वक्तन फ़वक्तन, और वहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट में जो हमारा मौक़िफ़ है उसको आगे तक पहुँचाने के लिए। तो हमारी बेल्जियम में एक अदद एम्बेसी भी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वो हमारी एम्बेसी वहाँ पर, हमारे एम्बेसडर साहब वहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या बैठकर क्या सिर्फ वहाँ के मौसम को एंजॉय करते रहते हैं, कहीं जाके मुख्तलिफ तफरी मकामात पर वक्त सर्फ करते रहते हैं, क्या करते हैं वो? देखिए, ये मेरा अक्सर ये सवाल होता है, कभी मैं जवाब साथ भी दे देता हूँ। एम्बेसी वालों को इम्यूनिटी हासिल है, इम्यूनिटी हासिल होने के बाद इनकी कोई एक हद बंदी है, लेकिन हमारी कोई हद नहीं है। हम यहाँ के वोटर हैं, यहाँ के शहरी हैं, यहाँ के कायदे कानून को समझते हैं। हमें अगर एक काम हम कर लें, एम्बेसी और कम्युनिटी एक पेज पर होकर, ये मुकदमा हम बहुत अच्छे तरीके से और आसान तरीके से लड़ सकते हैं। लेकिन जाहिर है, ये जो मुझसे अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, मुझसे अच्छी टाई लगाते हैं,
और मुझसे अच्छी फ्लैग वाली गाड़ी में घूमते हैं, उनको हम जो यहाँ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अक्सर मैं एक यहाँ पर कोई 2-3 टर्म पहले एक एम्बेसडर साहिबा थी, नगमाना हाशमी साहिबा, मैं आपके प्रोग्राम में ये नाम भी ले रहा हूँ, वो अक्सर जब पाकिस्तान से कोई डेलीगेशन आते थे या मैं पार्लियामान के अंदर प्रोग्राम करता था, तो मैं यहाँ पर मेरा बिजनेस जो है कार वाश या गाड़ियां धोने का, सफाई करने का, तो वो अक्सर अपनी मीटिंग में कहती थी ये गाड़ियां धोने वाला जो है ये हमें मीटिंगें करा रहा है, ये यूरोपियन पार्लियामेंट में प्रोग्राम करा रहा है। अनफॉर्चुनेट ये ऐसी चीजें सुनने में आती हैं, लेकिन ऐसी चीजें हमारे हौसले बस नहीं करती हैं। हम यहाँ पर जीरो से आए थे और जीरो से हीरो बने हैं। इन मुल्कों की पार्लियामान के अंदर गए हैं, यहाँ के अदारों के अंदर गए हैं, यहाँ के बिजनेस के अंदर गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबसे पहले पाकिस्तान रखा है। हम बगैर तनहा के पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान, हमारा दरअसल लोसर साहब मसला ये है कि हमारा मसला ये है कि हमारे जो बाबू हैं ना, वो कहते हैं बाबू सिर्फ हम ही हैं, और हमारे मुल्क में भी यही बाबू जो हैं वो बेशुमार मामलात में सियासी हुकूमतों को भी तख्ता उलटने में बड़ा किरदार अदा करते हैं, काम खुद नहीं करते, बदनाम जो सियासतदान होते हैं वो हो रहे होते हैं, और यही फिर बाहर भी जाकर अपने उस बाबूगिरी में से निकलते नहीं हैं। उनका जो कल्फ है ना वो ख़त्म नहीं होता है। आखिर में लोसर साहब, ये आदिल राजा नामी एक आदमी जो कि बरतानिया में है पिछले 1 साल से, और वीडियोस फेसबुक यूट्यूब वगैरह इस सब पर बड़ा चलता रहा। इससे पहले भी मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग जो यहाँ पर काम करते थे, लेकिन यहाँ पर वो उस तरह से बात खुलकर नहीं कर पाते थे। या खुलकर कहने से मुराद मेरी ये है कि जो चाह रहे होते थे वो करना प्रोपेगेंडा, वो यहाँ पर कर नहीं पा रहे होते तो बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके असाइलम ले लेते हैं और उनको असाइलम अगले दे भी देते हैं। तो ये इस मामले में जो अभी बरतानिया में कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी की, ये इनका असल एजेंडा क्या है? क्योंकि शिकायत तो पाकिस्तान की तरफ से गई हैं, पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से गई हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जो पहले एक इदारे का हिस्सा रहा है, रिटायर हो गया या वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली, वो क्या किसी से कोई अपना बदला ले रहा है, कोई अपनी शिकायत है उसको दूर करने के लिए, किस एजेंडे पर है वो? एक बात तो आपने कही कि ये एक बात आज आपके प्रोग्राम के जरिए 24 करोड़ आवाम को एक ओवरसीज परदेसी का ये मैसेज है। हुकूमतें और अदारे जब इंटरनेशनली अपनी बात मनवाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के जो कि वतन के खिलाफ, अपने अदारों के खिलाफ इतना जहर उगलते हैं, जब वो प्रूफ के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाते हैं और हिम्मत और जुर्रत दिखाते हैं, तो वो यही गिरफ्तारी हो सकती है और हुई है और इससे आगे भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, उसके लिए आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रूफ दिखाने पड़ते हैं। अभी जैसे कुछ साल पहले आपको याद होगा इंडिया का जो पाकिस्तान के अंदर दखल अंदाजी के कुछ सबूत थे कलवोशन की शक्ल में या और सबूत हमने जब दिए तो उसका पॉजिटिव असर हुआ। ये जो इस बंदे का आप जिक्र कर रहे हैं, ये मैं वो आपको शेर सुनाता हूँ, तू लाख प्यार के मंत्र पढ़ रही, जिनकी फितरत में हो डसना वो डसा करते हैं। ये वो वाले सांप हैं, ये वो वाले अपने वतन के गद्दार हैं जो वतन से सबसे ज्यादा फायदा लेने वाले और अरबों खरबों की करप्शन करने वाले, जब इनके ऊपर कोई हाथ डालता है तो ये आके एकदम सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन एक्टिविस्ट बन जाते हैं। और ये बंदा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इस बंदे ने तो हमेशा झूठ का पुलंदा खोला है और ये कहा है कि मुझे अंदर से खबरें आती हैं, मुझे अभी जब ये गया और इंशाल्लाह बफज़ल खुदा ये बहुत जल्दी और बहुत लंबा अंदर जाएगा, ये मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ। यहाँ के कवानीन जो है, यहाँ वो नहीं कि मेरा चाचा आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, मुझे बचा देगा। यहाँ कानून की हुक्मरानी है। अगर इसको टेररिस्ट स्क्वाड ने बुलाया है, इंक्वायरी शुरू की है, तो आप आगे आगे देखें होता है क्या। लेकिन ऐसे लोग जो बाकी ममालिक में भी बैठी हुई काली भेड़ें जो इंडिया के एजेंडे पर काम कर रही हैं, इंडियन राह का हिस्सा बने हुए हैं, हमें दूसरे ममालिक में भी अपनी एम्बेसीज के जरिए, फॉरेन ऑफिस के जरिए, अपने दारों के जरिए ऐसे लोगों का मुआसरा करना है। और इसकी एग्जाम्पल अभी बन गई है आदिल राजा की गिरफ्तारी के बाद। अभी ये चीज रोज़े रोशन की तरफ आयन हो गई है कि जब भी कोई गवर्नमेंट, कोई अदारा ये प्रूफ के साथ किसी के पास जाता है तो उसका असर होता है। और फिर ऐसे जो अपने आप को कह रहे होते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन, ऐसे लोग जो गद्दारी के जुमरे में आते हैं, जो इंडियन राह के पैरोल पे रह रहे हैं, फिर इनका यही हाल होता है। जब ये पकड़ा गया
तो इसके जो सहूलतकार थे, जो इंडियन रा वाले थे, जो इसके बाकी अलाइज थे, उनको परेशानी लाख हो गई। और आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे पंजाबी चे नदी मां मर गई है। अभी इनका आगे जाके मासरा होगा। लेकिन ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं लोसर साहब कि आप कह रहे हैं कि इनके राब्ते भारतीय इदारे रॉ से हैं। बिल्कुल है। ये बात अभी मुझे बताएं, मैं कितना भी नाराज हो जाऊं, मेरी वतन माँ है, अदारों के साथ मेरी जंग भी हो जाए, गवर्नमेंटों के साथ मेरा मुकाबला भी हो जाए, लेकिन ऐसे बोताम ये जो बदबख्त लगा रहा था, ये कोई इंडियन रा का एजेंट ही लगा सकता है। अगर इसकी किसी एक बंदे के साथ प्रॉब्लम है, किसी एक गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन ये लपेट में 24 करोड़ अवाम को और मुल्के खुदादार पाकिस्तान को इसका नुकसान दे रहा था। और ये नुकसान जो है, इसके पीछे से डॉलर बोलते हैं, मुमताज साहब डॉलर बोलते हैं। इसका ना कोई विजन है, ना इसका कोई पाकिस्तान में ये अदारों अपने अदारों से डॉलर बटोरता था। जब उन्होंने डॉलर देने बंद किए, इसका असल चेहरा सामने आया, तो इसने इंटरनेशनल कम्युनिटी पे आके ड्रामा रचाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर इसकी कई मुलाकातें इंडियन हाई कमीशन के साथ रैकेट का हिस्सा है। रैकेट का हिस्सा है इंडियन हाई कमिश्नर। इंडियन हाई कमिश्नर जो बर्तानिया में है, लंदन में है, उनसे भी मुलाकातें। जी, ये ऑन द रिकॉर्ड है, इसके प्रूफ है। लेकिन सिर्फ ये है कि ये जो हमारे, मैं आज ये खुल के कहता हूं, पीटीआई के जो हमारे नौजवान इसके फॉलोअर हैं, खुदारा इसकी हकीकत को पहचानो। ये पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सियासी जमातों को, अदारों को ये नुकसान दे रहा है झूठ की बना पर, क्योंकि ये तो डॉलर बटोर रहा है और मुल्क पाकिस्तान मेरी, आपकी और हमारी वतन माँ को नुकसान दे रहा है। ऐसे बंदे का मुआसरा होना चाहिए, ऐसे बंदे का कम्युनिटी बाइकाट होना चाहिए। ये जिस इलाके में रहता है वहां पाकिस्तानी, कश्मीरी और ह्यूमन एक्टिविस्ट को निकलना चाहिए कि ये रिस्क है, सिक्योरिटी रिस्क है पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तानियों के लिए भी, कश्मीरियों के लिए भी, क्योंकि ये झूठा गलत प्रोपेगेंडा कर रहा है। और अभी इसका एक चेहरा पकड़ा गया है, अभी इंतजार फरमाएं, ये पूरी फिल्म पकड़ी जाएगी। अच्छा। और ये घुटनों के बल आ जाएगा, ये मैं आपके प्रोग्राम के जरिए कह रहा हूँ। घुटनों के बल आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज इकबाल लोसर साहब। और आपने तो ये जो तफसीलात दी हैं, ये सुनकर हैरान रह गया हूँ मैं कि एक ऐसा शख्स के जो एक इदारे के लिए काम करता है, इदारे का हिस्सा था, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से बाहर जाकर इस तरीके से पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस है और पाकिस्तान के दुश्मनों से मुलाकातें करके वहाँ से अपने राब्ते बढ़ाकर अपना माली फ़ायदा हासिल कर रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी परवेज इकबाल लोसर साहब कि आपने हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। उससे पहले अतीक मीर साहब हमारे साथ थे, मलिक बोस्तान साहब थे। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।